सेवेंथ के राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लग्न को देख रहा है और स्पाउस का हाउस भी माना जाता है, उसको भी अच्छा नहीं कहते हैं कुछ लोग। जिनका सप्तम भाव में राहु बैठा होता है उनका शादी के बाद नया जन्म होता है। अच्छा। आपकी जो वूब है, गर्भ है, वो चतुर्थ भाव है, लेकिन चौथे से चौथा उस दुख की जो अनुभूति होती है वो सप्तम भाव में होती है। अति दुखम, बहुत दुख है सप्तम भाव में, और वहां राहु बैठा तो दुख में इल्यूजन्स पैदा करता है, कंफ्यूजन्स पैदा करता है, माया को एक्टिवेट कर देता है। शरीर की पूर्ति है और राहु मन की पूर्ति है, और इन दोनों के बीच में जो पूर्ति है वो चंद्रमा है। अब मान लीजिए यही राहु दशम भाव में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आके बैठ जाए। अब पूर्व फाल्गुनी वैसे तो शुक्र का नक्षत्र है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूर्व फाल्गुनी बहुत पर्टिकुलर चीजें मांगता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। राहु के ऊपर ना मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के साथ रिकॉर्ड किए हैं, आपने बहुत प्यार भी दिया है, लेकिन यकीन मानिए राहु पर जो आज चर्चा हुई है इस पॉडकास्ट में वो बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। राहु की जर्नी पूरे बर्थ चार्ट में सारे 1 से लेकर 12 हाउसेस में कैसी रहती है, मूल त्रिकोण हाउसेस में राहु क्या रिजल्ट देते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आज हमने सब पर बात की। साथ ही हमने ये भी बात की है कि राहु आपसे क्या करवाते हैं, राहु क्या बताना चाहते हैं आपको, और आप कैसे उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एक प्लान कर सकते हैं। देखिए, हम सभी ज्योतिष विद्या का सहारा क्यों लेते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली प्लान करते हुए चले। राहु कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है, तो राहु को ना गहनता से समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर को चुना, वो इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी फ़िलॉसफी के साथ जोड़कर एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाते हैं। ये एक मास्टर क्लास है। आई नो थोड़ा सा लंबा चला गया है ये पॉडकास्ट, लेकिन सब्र के बाद ही ना फल मिलता है, और फिर वो फल जो मिलता है ना वो आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो अगर आप सब्र रखेंगे, आप पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं आज इस राहु के पॉडकास्ट पे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर नवनीत चितकारा सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरे रामकृष्ण। आज हम राहु की बात करेंगे, लेकिन राहु को ना समझने की कोशिश करेंगे। जब भी राहु की बात आती है सर तो लोग कहते हैं 10वें राहु, 10वें दुनिया, या इधर चला गया, 11th में चला गया तो सारी इच्छाएं पूर्ति कर देगा। क्या राहु बस इतना ही है, या इससे परे भी राहु कुछ बताता है, एक जर्नी दिखाता है? बहुत ही सटीक और बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा। देखिए, राहु को समझने के लिए आपको सबसे पहला एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी ये है कि आप का जो जन्म है उसका सबसे बड़ा कारक राहु है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सिर्फ मंथ और ईयर बता दीजिए, या मंथ और डेट बता दीजिए। 15 नवंबर, 15 नवंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका इससे पहले भी पूर्व जन्म हुआ होगा तो उसका भी एक डेट ऑफ बर्थ और टाइम होगा। मान लीजिए आप 90s में या 2000 में आप पैदा हुए और आप पीछे गए तो हो सकता है 1800 में आप कहीं पैदा हुए हो, 1700 में आप कहीं पैदा हुए हो। टेक्निकली हर एक गवर्नमेंट फॉर्म पे लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, और आप भरते हैं उसको। टेक्निकली वो होना चाहिए डेट ऑफ रीबर्थ। क्यों? क्योंकि आप दोबारा जन्म लेते हैं, और किस लिए लेते हैं? आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स की वजह से, जो चीजें रह गई, जो कंप्लीट नहीं हुई। वो जो कंप्लीट नहीं हुआ, जो चीज रह गया, उसका सबसे बड़ा कारक राहु है। तो डेट ऑफ रीबर्थ यानी कि आपके पुनर्जन्म का कारक राहु बन जाता है।
वो चीज़ें जो आप पिछले कई जन्मों से छोड़ ही नहीं पाए, वो रिपूज जो आप इतने जन्मों से छोड़ नहीं पाए, वही राहु है। इसलिए अगर आप बोलो कि राहु आपको राजा बना देगा या राहु आपको सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो ये वो स्टेटमेंट्स है जो बहुत कम ज्ञान या अज्ञानता की आप स्टेटमेंट्स अगर आप कहना चाहें तो वो है। लेकिन राहु को अगर समझना है तो राहु की शक्ति को और राहु की शुद्धि को, प्योरिटी को आपको समझना जरूरी है। और ये दो एस्पेक्ट, यानी कि एक ग्रह का बल और उसकी शुद्धि, ये हर एक ग्रह के पास होते हैं। यानी कि एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसको हम प्योरिटी बोलते हैं, पवित्रता। एक ऐसे पथ पे चलने की शक्ति जहां पर आप सारी अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। और दूसरा वो बल, क्योंकि चलने के लिए आपको बल की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप राहु को समझें, और हम राहु को उनकी अपनी स्व राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी एग्जॉल्टेशन पॉइंट पे जाकर हम इन तीनों का अद्भुत ज्ञान राहु के बारे में ले सकते हैं। सो राहु अगर आप मेरे से पूछें तो राहु माया है, क्योंकि माया के कारण ही हमारा जन्म हुआ। राहु वो कंफ्यूजन है कि मुझे ये चाहिए था या नहीं चाहिए था। राहु वो ज्ञान है जो आपको लगता है कि ये ज्ञान है, लेकिन केवल वो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए राहु को बृहस्पति की जरूरत होती है। और इसलिए जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति बहुत पावरफुल बैठा होता है, उनको अपने पिछले जन्म का ज्ञान होता है। जब वो ध्यान में जाएंगे, जब वो मेडिटेशन में जाएंगे, तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में पता लगेगा। उसकी रिक्वायरमेंट केवल एक स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बृहस्पति कुंडली में है। जैसे श्री राम की कुंडली में लगन में बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, तो क्या श्री राम को यह ज्ञान नहीं था कि वो क्यों जन्म लिए हैं? उनको पूरा ज्ञान था। जब भी हम किसी भी ग्रह को जानना चाहते हैं, आप श्री राम की कुंडली उठाइए, श्री कृष्ण की कुंडली उठाइए, आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि हर एक ग्रह का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मेरे हिसाब से राहु आपके जन्म, आपके रीबर्थ का कारक है, माया का कारक है। वो चीज़ें जो आपको जीवन में चाहिए और नहीं मिली, उसका कारक राहु बन जाता है। तो सर, अगर कुंडली में राहु की पोजीशन देखें, एक आपने बताया कि मूल त्रिकोण राशि में एग्जॉल्टेड और एक स्वग्रही होके बैठा हो, अगर तो इन तीनों के अलावा अगर कहीं और बैठा होगा तो हम जर्नी नहीं पता कर सकते, या यही तीन में ही ये रिजल्ट देगा? देखो, सबसे पहले तो हमें तीनों को समझते हैं, बिल्कुल राइट, और बाकी उसके बीच में राहु की पूरी जर्नी है, उसको भी समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। डिजायर जो आपकी होती है, उसका भाव कुंडली के अंदर कौन सा भाव है? 11th, सप्तम भाव। अच्छा, इच्छा पूर्ति 11th है। हाँ, सप्तम भाव कुंडली का डिजायर पैदा करता है। जैसे हम एक मॉल पे जाते हैं, हम मॉल में जाके कोई चीज देखते हैं, मुझे ये चाहिए, तो आप अपने से ऑपोजिट में वो चीज देख रहे हो ना, तो वो डिजायर पैदा करता है अपने से सप्तम भाव। हाँ, तो डिजायर की जो नॉलेज है, किसी भी भाव से पंचम भाव उस नॉलेज का भाव है। अब आपके पास डिजायर्स तो थी, लेकिन उस डिजायर्स का ज्ञान देने वाला एकादश भाव है, 11वां, जो राहु कहते हैं कि मैं वहां बैठूंगा जाके। क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपको जो चीजें, मान लीजिए आप एक गाड़ी लेना चाहते थे पिछले जन्म में, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी थी, आपका सपना था, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन प्रारब्ध की वजह से, यानी कि उससे भी पिछले जन्म की वजह से आपको वो नहीं मिली। लेकिन वो आपकी एक डिजायर, उसको उन्होंने लिखकर राहु ने अपनी जेब में डाल दिया कि ईला की ये एक डिजायर थी। अब आपका जब दोबारा जन्म हुआ, पुनर्जन्म आपका हुआ, तो राहु को मालूम है आपकी वो डिजायर, इसीलिए वो 11वें भाव में जाकर बोला कि मैं यहाँ बैठूंगा, मेरा यहाँ पे जन्म होता है, डिजायर ही मेरा जन्म है। तो वो उसकी स्वराशि
जो है वो बन गई, स्वग्रही हो गया वहां पर। अब राहु 6 नंबर भाव में यानी कि कन्या राशि में मूल त्रिकोण का होता है। मूल त्रिकोण का एक्चुअल लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो उसका मतलब है ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहां पर काम करना है। अब छठा भाव क्या है? रोग ऋण रिपु। रोग ऋण रिपु। राहु रोग ऋण रिपु की एक बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं। उनके पास पूरा मॉल है। जैसे आप दुबई मॉल में जाते हो ना, इतना बड़ा, वहां पे आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके 10,000 कदम कैसे पूरे हो गए। मतलब एक बार दुबई मॉल में चले गए तो आप वापस आएंगे तो आपके 10-15 हज़ार स्टेप्स हुए हो गए। हाँ, तो वहां पर राहु की पहली जो दुकान है वो काम की है, फिर क्रोध की है, फिर लोभ की है, फिर मोह की है। ये सारी अलग अलग बड़े बड़े शोरूम जो है राहु ने छठे भाव में खोले, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसकी शॉप है, उसका काम है। तो सबसे पहले वो बताएगा कि आपको चीट कैसे करना है, उसकी पूरी एक दुकान है। आपको किसी को कंफ्यूजन कैसे देनी है, और जो चीज़ आप किसी को देते हो वो आपके पास वापस लौट के आती है। तो आपको कंफ्यूजन कैसे रहेगी जीवन में। हाँ, डिज़ायर, आपने किसी को देखा, आपकी मन में गलत डिज़ायर आई, ये भी राहु है। हाँ, आपको आया कि इसके पास ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इतना बड़ा घर है इसके पास, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो डिज़ायर्स आपके मन में पैदा हो रही है। इसके बाद आप जब इन सब चक्रों में फंस जाते हैं तो राहु की एक छोटा सा बार भी चलाता है राहु, जहाँ पर आपको तरह तरह के सिगार्स, सिगरेट्स, नशा, हाँ, जो शनि से लेता है, शनि की हेल्प से वो वहाँ रखता है। वो आपको डिज़ायर पैदा करता है कि अरे ये कितना स्टाइल से पी रहा है, कुछ तो होगा इसमें। जैसे बच्चे इन्फ्लुएंस में आते हैं तो आप देखेंगे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक नहीं करते थे लेकिन वो देखकर करने लग गए। सोसाइटी में जैसे मूव हुए, उनको लगा ये तो बहुत पावरफुल सोसाइटी, बहुत पावरफुल आ गया ना सर, एक फियर ऑफ मिसिंग तो आउट। वो भी एक दुकान राहु की छठे भाव में जाकर विराजमान है। फिर आपके पास तरह तरह के लोभ आपके मन में आते हैं। वो लोभ, लालच, वो किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है, चाहे एक सामने कोई मिठाई पड़ी हो वो खाने का ही लालच हो। उतने छोटे लेवल से करोड़ों अरबों रुपए का लोभ और लालच, और फिर आपके मन में मोह आता है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। जैसे आज की डेट में कई लोग जो है वो बोलते हैं कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, या मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता है। वाइफ बोलती है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता। लेकिन तब क्या होता है जब मृत्यु हो जाती है तब कहा जाते हैं बच्चे, कहा जाता है परिवार, कहा जाता है आपकी गाड़ी, आपका वॉलेट, आपका मोबाइल। अभी आपने साइड पे लॉक करके मोबाइल रखा होता है, वो वही रह जाता है। आपके गिने हुए पैसे, आपका ट्रेड, आपके ट्रेड के पासवर्ड्स, सब वही के वही रह जाते हैं। लेकिन राहु ये विश्वास नहीं होने देता कि ये ऐसा होगा एक दिन। वो कहता नहीं, अभी अभी एंजॉय करते हैं, फॉरगेट अबाउट टुमारो, लिव टुडे। आज ही सब कुछ है, यही राहु है। क्या हर हाउस का राहु ऐसा ही सोचना देता है? देखिए, राहु की जो बेसिक प्रवृत्ति है वो नहीं बदलेगी। वो हर भाव के कैरेक्टरिस्टिक्स उठाती जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा पहले हम मूल त्रिकोण राहु को समझते हैं, फिर हम स्व राशि जो है राहु की उसको समझते हैं। अब ये 6 नंबर और 11 नंबर में राहु क्या फील कर रहा है? बहुत पावरफुल, शक्तिशाली। तो यहां से हम एक डेरिवेशन उठाते हैं कि छठा राहु और 11वां राहु शक्तिशाली है। हाँ, और 6 नंबर राशि में और 11 नंबर राशि में राहु शक्तिशाली। तो 4 चीजें हमारे पास आ गई। जरूरी नहीं है कि छठे भाव में आपकी कन्या राशि ही बैठी होगी, कोई भी राशि हो सकती है। जिस भी राशि में राहु बैठा है छठे भाव में, भाव की वजह से उसे बल मिलेगा। राइट, चाहे वो नीच का ही बैठा हो, चाहे बृहस्पति की राशि में ही क्यों ना हो, उसको वहां पे भी बल मिलेगा। कैसा बल मिलेगा? अब मेरे पास एक सज्जन आए, उनकी कुंडली में राहु 11वें भाव में बृहस्पति की राशि में बैठा है।
अब लोग बोलेंगे कि ऐसा इंसान समाज सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखता होगा, बहुत सी होप्स होंगी, विशेस होंगी, डिज़ायर्स होंगी। लेकिन जब मैं उनसे पर्सनली मिला तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़े डिवोटी हैं, क्योंकि राहु की सारी इच्छाएं ज्ञान और भक्ति को लेकर है। आप समझिए इस बात को। अब राहु अगर कर्क राशि में बैठा हो तो उसकी सारी इमोशनल इच्छाएं हैं, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। तो राशि जो है वो ये बताती है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज कितने समय तक कैसी और कितनी क्वांटम में रहेगी, कितनी क्वांटिटी में रहेगी, ये राशि का काम है। क्योंकि राशि विष्णु जी को बिलोंग करती है। तो विष्णु जी आपकी सस्टेनेंस की क्वालिटी, जो आप सस्टेन कर रहे हैं जिंदगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए अब राहु मूल त्रिकोण में, उसने अपनी दुकानें खोली और उन्हीं दुकानों की वजह से आपका जन्म होता रहता है, क्योंकि आप बार बार उन दुकानों पे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और वो राहु कलेक्ट करता रहता है और आपकी कई डिजायर्स वहां पे फुलफिल नहीं होती हैं और आपका पूर्ण जन्म हो जाता है। और उनका ज्ञान 11वें भाव में बैठ के दे रहे हैं। लेकिन राहु जब मिथुन राशि में जाते हैं, जो तीसरा भाव है काल पुरुष की कुंडली का, वहां पे राहु के जीवन में पराक्रम ऐड हो जाता है कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे कुछ करना है। जब आप पराक्रम के फॉर्म में आते हैं तो पराक्रम की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको षड्रिपुओं को छोड़ना होगा। अगर आपके अंदर षड्रिपु है तो आप कभी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो सकते, बिल्कुल राइट। आप कभी योद्धा नहीं हो सकते, आपके पास पराक्रम की हमेशा कमी होगी और आप समाज सोसाइटी की तरफ भी नहीं देख सकते। जैसे क्रिकेट प्लेयर है, अगर वो ये देखेगा कि ग्राउंड के बाहर जहाँ स्टेडियम में लोग बैठे हैं वहाँ क्या चल रहा है, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर कोई बाहर से बहुत ज़्यादा बुलिंग कर रहा हो तो आप देखो ऐसे प्लेयर्स की, अगर वो उनको ट्रेन किया जाता है कि लोग कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, आपको अपनी गेम की तरफ ध्यान रखना है। तो वो राहु जो अपने लिए फोकस्ड है, अपने पर्पस के लिए फोकस्ड है, वो राहु की प्योरेस्ट फॉर्म हो जाती है और वो एक्सॉल्टेशन ऑफ राहु है। देखो कोई भी उच्च का ग्रह केवल विष्णु जी की ही ब्लेसिंग है। विष्णु जी का आशीर्वाद उच्च के ग्रह के ऊपर होता है। वर्गोत्तम और उच्च के ग्रह केवल और केवल विष्णु जी की ब्रैकेट में आते हैं और विष्णु जी से प्योर कोई चीज हो ही नहीं सकती। और इसीलिए ये बल छठा भाव और 11वां, छठी राशि और 11वीं राशि में बल है राहु का और यहाँ पर प्योरिटी है। बल किसको रिप्रेजेंट करता है? महादेव को। बल से आप चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और महादेव और विष्णु एंड बोथ आर इनसेपरेबल, ये दोनों से अलग नहीं है, ना कभी हो सकते हैं। अब ये 3 भावों की और 3 राशियों की स्टोरी अगर आपको राहु की समझ में आ जाए तो आपका पूरा जीवन राहु से 100% क्लैरिटी के साथ गुजरेगा कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। इसीलिए अगर भगवान कृष्ण की आप कुंडली देखें तो उसमें राहु कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव, थर्ड हाउस में, एक्सॉल्टेड होके। एक्सॉल्टेड नहीं है, उनका जो तीसरा भाव है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो लगन है वो वृषभ लगन है। तो राहु सूर्य की राशि में आ गए, नहीं सॉरी, कर्क राशि में बैठे, 2, 3 और 4। हाँ। कर्क राशि के अंदर जाकर सूर्य विराजमान हुए। अब कर्क राहु विराजमान हुए। क्यों विराजमान हुए? क्योंकि कर्क एक ऐसी राशि है जो आपको ज्ञान देती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आपकी स्कूलिंग चौथे भाव से शुरू होती है। ज्ञान की राशि है। इसी ज्ञान और धर्म को निभाने के लिए श्री राम ने
कर्क लगन में जन्म लिया। सर यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जैसे श्री कृष्ण की कुंडली का एग्जाम्पल लिया कि वो कर्क राशि में तीसरे भाव में राहु बैठे हैं। हम अगर कलयुग में देखें, ये तो आपने एक द्वापर युग का एग्जाम्पल दिया है, श्री कृष्ण और वो अवतारी पुरुष थे, बट अगर हम आम लोगों की बात करें तो जब भी हम चंद्रमा की राशि या सूर्य की राशि या बृहस्पति की राशि में राहु देखते हैं तो एकदम से ना हड़बड़ा जाते हैं और प्रिडिक्शन ये मिलता है कि इसका तो दिमाग खराब रहता होगा क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा दिया, चंद्र को ग्रहण लगा दिया, या बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बना दिया। भले युति नहीं हो रही है बट राशि में है तो भी प्रिडिक्शन ये दी जाती है। फिर कैसे श्री कृष्ण की कुंडली बिल्कुल अलग हुई क्योंकि कर्क राशि में राहु है, लेकिन श्री कृष्ण तो हमेशा उनका दिमाग तो एकदम सटीक रहा है, अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दिया। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये राहु जब आपका प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो वो आपको किसी भी लेवल पे लेके जा सकता है। आप ये देखिए कि 700 श्लोकों को केवल 25-30 मिनट में ज्ञान देना और पूरी आपकी ज़िंदगी को समझा देना, ये विदाउट इंटेलिजेंस और विदाउट प्योरिटी नहीं हो सकता। तो जो हाईएस्ट लेवल की इंटेलिजेंस है, जो हाईएस्ट लेवल की प्योरिटी है, वो राहु दे सकता है आपको। मैंने राहु को नवम भाव में मूल त्रिकोण साइन में कुंडलियों में देखा जिसमें उनको पूरा ज्ञान था कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे साधना करनी है, और उनकी एक सेट रूटीन थी। हमारी रूटीन चाहे बदल जाए, सर्कमस्टेंशियल हो, लेकिन अगर राहु नवम भाव में बैठता है और वो पावरफुल है, मान लीजिए मूल त्रिकोण राशि का है या मान लीजिए एक्वेरियस का ही है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको अपनी रूटीन, धर्म, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी के बारे में संपूर्ण ज्ञान होगा। मैं जानती हूँ किसी ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में है और उनका रूटीन मैंने देखा है, एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट रूटीन। दोनों घुटने खराब हो गए हैं लेकिन 4 बजे उठकर संध्या करनी है तो करनी है। ये है राहु नवम भाव में, पावरफुल। और श्री कृष्ण की कुंडली में केवल राहु कारक नहीं थे, श्री कृष्ण की कुंडली में कई ऐसे योग थे। पंचम भाव को अगर आप देखो, पंचमेश को अगर आप देखो, तो बहुत सी, अगर किसी दिन आपको मौका मिला तो पूरी भगवान कृष्ण की कुंडली के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन केवल एक योग से नहीं, इट इज हमेशा कंबाइंड जो एफर्ट रहता है, उससे ही आप कुछ ऐसे बड़े कार्य अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन उनमें से एक एस्पेक्ट राहु भी है। तो राहु के लेकर, अब जैसे आपने राहु चंद्र के साथ बोला या राहु बृहस्पति के साथ बोला या राहु सूर्य के साथ बोला, मुझे ये लगता है कि आप इसको कभी गलत नहीं लेना चाहिए आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मान लीजिए गुरु के साथ राहु आके बैठ गया, गुरु चंडाल योग है, लोग तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करने लग जाएंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में राहु और गुरु के संबंध में इतने अच्छे डॉक्टर्स देखे हैं अपने जीवन में, जिन्होंने दे आर लाइफ सेविंग डॉक्टर्स, क्योंकि उनके पास ज्ञान भी है और उनके पास इंफॉर्मेशन भी है। मान लीजिए आपके पास बहुत ज्ञान हो और साथ में इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेगा। आप बड़ा कोई राजनेता देख लीजिए, आपको नवमांश में उनके गुरु राहु मिलेंगे एक साथ, राइट। उनके पास पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन है कि क्या चल रहा है, और लीडरशिप क्वालिटी, जस्टिस, ज्ञान, प्रोटोकॉल, नियम जो हमें बृहस्पति देता है, अर्थशास्त्र जो हमें बृहस्पति देता है, वो एक साथ बैठा है। आप इसको जितना मर्जी गुरु चंडाल बोल लीजिए, चंडाल सिर्फ एक राहु को साथ आप उसको चंडाल बोल सकते हैं। एक्चुअली राहु चंडाल नहीं है, टेक्निकली आपको बताया जाए। चंड और मुंड अगर देखा जाए तो चंड केतु है और मुंड राहु है, और मुंड को अगर किसी की ज़रूरत है तो माँ चामुंडा की है, ताकि उसको वो लिबरेट कर सके, और चंड को अगर किसी की ज़रूरत है तो चंडी की है। तो आप उसको गलत नहीं मान सकते। अगर आप मान लीजिए चंद्र राहु है, अब राहु इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन है, और चंद्रमा आपका माइंड है। अब ये दोनों साथ जुड़ गए
तो पहली चीज़ ये पैदा करेंगे, आपकी लाइफ में डिले होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ डिले 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 फॉर नो रीज़न, क्योंकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको आपका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। यू आर सो कन्फ्यूज्ड कि ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो आप बोलते हैं कि इसको तो ग्रहण लग गया। हाँ, ग्रहण का मतलब है कि चीज़ें डिले हो रही है लाइफ के अंदर। या ये कॉम्बिनेशन तब भी बनता है जब आपकी पितरीज जो है, आपके पिछले जन्मों में या आपके इसी जन्म में आपसे खुद, क्योंकि हम ही अपने पितर हैं। बिल्कुल। अगर 4 साल या 4 जन्म पहले मैंने इसी घर में जन्म लिया जिस घर में आज मैं हूँ, तो मैं अपना ही पितर हूँ। तो हमने जब लास्ट राइट्स हमारे पूरे नहीं सही हुए होते या हमने किए नहीं होते, तो पितरी दोष का निर्माण कुंडलियों में हो जाता है। पितरी दोष का शनि राहु, चंद्र केतु के साथ जो संबंध है वो बनना शुरू हो जाता है। और पितरी दोष होने के कारण लाइफ में ये नहीं है कि पितर आपको कोई गाली दे रहे हैं या आपको कोई किस तरह से कर्स कर रहे हैं आपको। नो, इट इज़ कि उनको गति नहीं मिली है। गति का मतलब क्या है? स्पीड, यानी कि वो जिस लेवल पे आगे जाना चाहते थे उसके लिए उनको वेट करना पड़ रहा है, डिले है उनकी लाइफ में। सपोज करिए कि आप 13 दिन तक प्रॉपर रिचुअल्स करते हैं, फिर 17वें पे रिचुअल करते हैं आप मृत्यु के बाद, और प्रॉपर वे से आप जो है तर्पण करते हैं, आप श्राद्ध करते हैं। इससे वो आत्माएं जो आपके पूर्व की आत्माएं हैं उनको गति मिलती है। दे गेट स्पीड थ्रू दोज मंत्रास एंड तर्पण्स। तो वो स्पीड जब नहीं मिलती है तो फिर जब आपका जन्म होता है तो आपको ऐसे योग मिलते हैं कुंडली में जिससे आपकी लाइफ में डिले होता है, अननेसेसरी डिले डिले डिले। फिर आप किसी ज्ञानी के पास, गुरु के पास, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि गुरु जी भाई लाइफ में तो बहुत डिले है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर वो कुंडली देखता है, आपकी कुंडली में तो पितृदोष है। तो फिर आप उसका निवारण करना शुरू करते हैं। और निवारण में भी अगर आप बोले कि आप गया चले जाइए या यहाँ जाके आप निवारण कराइए, कलयुग में कोई भी अनुष्ठान जब आप करते हैं उसका बिल्कुल सही तरीके से और प्योरेस्ट फॉर्म में होना क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कलयुग में प्योरिटी मिसिंग है। तो इसलिए कुछ डेली बेसिस के उपाय होते हैं पितृदोष के लिए। जैसे सूर्य राहु है, सूर्य केतु है, सूर्य या चंद्र राहु चंद्र केतु है, तो उसमें वो आपको करने चाहिए। जैसे सर्वप्रथम जो उपाय हम बताते हैं कि जिसमें आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जो राहु ऐसे ग्रहों को एफ्लिक्ट कर रहा है, आप बर्ड्स को फीड करिए, क्योंकि वो एक ऐसे जीव है जो आसमान की तरफ जाते हैं। दे हैव मोर एक्सेस टू द वर्ल्ड देन यू। इसीलिए जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो बर्ड्स को पता लग जाता है, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड देन व्हाट वी आर। और बर्ड्स को फीड करिए। अमावस और पूर्णिमा जब चंद्रमा नहीं होते हैं या पूर्णिमा है, जब 16 कला चंद्र आपको नजर आ रहे हैं, उस समय आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, भोजन दीजिए, आप उनको भोजन करवाइए और उनको कहिए कि हमारे पितरों के लिए आप ग्रहण करिए, उनका अधिकार है उस पर। तो ऐसी रेगुलर बेसिस पे रेमेडीज करने से आपकी लाइफ में धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिले खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसी रेमेडीज कम से कम साल 2 साल आपको करनी पड़ती है। और साल 2 साल करने का मतलब क्यों मैंने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षायण। तो हम जब 1 साल तक उपाय करते हैं तो उसका सिर्फ 1 दिन का इफेक्ट है, टाइम एंड स्पेस की डिफरेंस से। और आप लोग सोचिए कि 2 महीने 3 महीने उपाय करके लोग छोड़ जाते हैं, तो वो तो 1-2 घंटे का भी डिफरेंस ब्रह्मांड में उसका नहीं आया। तो इसलिए जो कुछ ऐसे योग अगर आपकी कुंडली में बनते हैं तो आपको एक दृढ़ संकल्प लेकर लंबे समय तक आपको उनके उपाय करके उस चीज से बाहर निकलना होता है। तो सर हम राहु पे बात कर रहे थे, हमने मूल त्रिकोण, हमने छठे भाव, 11वें भाव और 3rd हाउस के राहु को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी राहु की कोई पोजीशन है? अब आप देखिए कि ये 3 तो पावरफुल पोजीशंस मैंने आपको बता दी। अब बाकी सब भावों और राशियों में राहु की जर्नी है, एक सफर है राहु का। अब मान लीजिए आपके लगन में राहु आके बैठे हैं,
मान लीजिए इन राशियों में नहीं है, किसी भी राशि में राहु बैठे हैं, तो सबसे पहले 3 चीज़ों को लेयर बाय लेयर हम निकालेंगे। पहला भाव हमारी बुद्धि का भाव है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। लगन इज बेसिकली योर इंटेलेक्ट। राहु वहाँ आके बैठेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। आप कहते हैं कि जिसके लगन में राहु बैठा हो उसको बहुत इंटेलिजेंट आप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। राहु जिसके लगन में बैठा हो वो इंसान बहुत इंफॉर्मेटिव है, उसके ऊपर बहुत कृपा है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब तक बृहस्पति उस राहु को आशीर्वाद ना दे, दृष्टि ना दे या साथ आ जाए, या राहु बृहस्पति के नक्षत्र में हो, अच्छा, या राशि में हो, तब तक उसको आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। अब राहु शुक्र के साथ बैठ जाए, लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक बच जाता है, शुक्र को एनहांस कर देता है, इट्स अ ब्लास्ट। लेकिन शुक्र सेक्रीफाइस का सबसे बड़ा कारक है, शुक्र डिवोशन है। अगर आप जिंदगी में कभी सेक्रीफाइस करते हैं तो वो शुक्र की वजह से करते हैं। इसलिए राहु लगन में आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्टिव, कि उनके ऊपर किन ग्रहों का संबंध उसके साथ बनता है। अब माया का भी कारक बनता है, तो ऐसे लोग थोड़े इल्यूजनरी भी होते हैं, उनके पास इच्छाएं भी बहुत होती है, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो जो 3 लेयर्स की मैं बात कर रहा था, सबसे पहली लेयर कौन सी है? भाव की। दूसरी लेयर कौन सी है? राशि की। और तीसरी लेयर कौन सी है? ग्रह की। इन तीनों को एक साथ, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, राहु 2nd हाउस, दूसरा भाव परिवार का, कुटुंब का, आपके टेस्ट बड्स का, आप खाना खाना चाहते हैं, आपका जो स्वाद है कि कैसा होना चाहिए, या धन इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपने ये सारी चीजें एक तरफ लिख ली 2nd भाव में। अब हम उसके ऊपर राशि लेकर आते हैं। मान लीजिए कि ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो दूसरे भाव में राशि कौन सी आएगी? कर्क राशि आएगी। हाँ, कर्क क्या है? इमोशन है, ज्ञान है, नॉलेज है। और राहु क्या चीज है? राहु इल्यूजन है। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ करिए। अब राहु कर्क राशि में द्वितीय भाव में जाकर विराजमान है, 2nd हाउस में जाकर वो बैठ गए हैं। अब मान लीजिए कि वो आश्लेषा नक्षत्र के अंदर है, तो उसकी जो एनर्जी है पूरे इस कॉम्बिनेशन की, उसका जो आशीर्वाद है वो आश्लेषा से आ रहा है। हाईएस्ट लेवल पे नक्षत्र बैठे हैं, स्वर्ग से भी ऊपर नक्षत्र है, तो वो सारे कर्मों को जो है आश्लेषा से ले रहा है। दैट इज दैट कर्मा हाउस। वो बिल्कुल डेड कर्म बैठे हैं, चुपचाप, उनको निकालना पड़ता है। अब राहु फैमिली में है, तो हो सकता है कि अगर किसी बेनिफिक ग्रह या बृहस्पति की कोई कृपा नहीं है राहु पे, तो आपके टेस्ट बड्स बड़े खराब हो, आपको डिफरेंट टाइप की फॉरेन डिशेस में इंटरेस्ट हो, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप है तो भारतीय, लेकिन आप बोलेंगे आज चाइनीज़ खाएंगे, हाँ, आज मोरक्कन खाना खाएंगे, इटालियन खाएंगे, तो राहु दूसरे भाव में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप माया के जीवन में जी रहे हैं। माया में क्या है कि आपको लग रहा है कि बड़ा सुंदर सा घर होना चाहिए, हाँ, परिवार के अंदर इस तरह से लोग काम करते हो, आप एक अपनी सेल्फ एक्सपेक्टेशन बना रहे हो परिवार के बारे में, और फिर आप दुख पा रहे हो। हाँ, क्योंकि जितनी भी मन की रिक्वायरमेंट्स है उनका कारक राहु है, जितनी भी शरीर की रिक्वायरमेंट्स है उनका कारक शनि है। शरीर की पूर्ति है और राहु मन की पूर्ति है, और इन दोनों के बीच में जो पूर्ति है वो चंद्रमा है। आप देखिए ध्यान से, राइट? देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि राहु रीबर्थ का कारक है। अब वो रीबर्थ आपका हुआ, लेकिन उस रीबर्थ के लिए उसे क्या चाहिए? सबसे पहले एक माँ चाहिए ना, गर्भ चाहिए, गर्भ चाहिए। वो चंद्रमा से आएगा, वो माँ से आएगा, तो चंद्रमा बीच में आ गया। लेकिन वो रीबर्थ से पहले वो शनिवत राहु, हाँ, वो क्या बोलेगा?
क्या बोलेगा? शनि महाराज के पास जाएगा, बोलेगा इसके कर्म बताओ क्या क्या है, अच्छे बुरे क्या है, मुझे कहाँ पे काम करना है सबसे ज्यादा, इसकी सारी, तो वो सारा डेटा किसके पास है? वो शनि महाराज के पास है। इसीलिए बोलते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, राइट। तो टेक्निकली आपका वो दूसरा भाव जिसमें राहु विराजमान है, अब कर्क राशि है तो वो ज्ञान और इमोशन की राशि है। तो राहु के पास ज्ञान है, इमोशनल है, राहु के पास तरह तरह के खाने की इच्छा है, परिवार और जो धन है उसको संचित करने की इच्छा है राहु के पास। और जिस नक्षत्र में बैठा है, आश्लेषा, नागा का नक्षत्र है, नाग है आश्लेषा नक्षत्र के अंदर। तो आप ऐसे किसी इंसान से पूछ लेना, बोलेगा कि आप नवनीत जी मुझे रेमेडी में कोई अच्छा जेमस्टोन बता सकते हैं डालने के लिए? मैं उसको बोलूँगा नहीं, तुम गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलेगा वो एक्चुअली मेरा ऑफिस सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो आप मुझे जेमस्टोन ही बता दीजिए। क्यों? क्योंकि जो नाग है वो किनकी रखवाली करते हैं? मणियों की रखवाली करते हैं, उनके सिर पे मणि होती है, जितने भी खजाने हैं उनके रखवाले नाग है। तो ऐसा इंसान आपको सबसे पहले बोलेगा कि आप मुझे जेमस्टोन बताइए। वही धन एकत्रित करने का उसको एक रास्ता नजर आएगा, और वो इल्यूजन कौन दे रहा है? राहु दे रहा है। तो देखो हमने कितने लेयर्स पे राहु को समझा। हमने राशि का भी एलिमेंट उसके अंदर डाला, फिर हमने राहु का तत्व लिया, क्या है कैसे है, फिर हमने दृष्टियों को भी कंसीडर किया कि अगर कोई बृहस्पति की दृष्टि है, मान लीजिए सूर्य की दृष्टि होती, सूर्य उससे सप्तमेश में बैठे होते, तो आपको ही ईगोइस्टिक भी बना देता, आप थोड़ा अथॉरिटेटिव भी हो जाते, आप घर में पूरी अथॉरिटी की तरह चलते। अगर यहीं पे मंगल साथ में बैठा होता, लोग बोलेंगे अंगारक योग है, मंगल राहु साथ में बैठा है। मंगल बाउंस बैक एबिलिटी है। आप जब गिरते हो तो गिर के जब उठते हो वो केवल मंगल की वजह से है, क्योंकि फौजी है ना, आप उसको गिराओ वो फिर उठेगा, आप उसको 2 गोली मारो वो 4 मारेगा, आप उसको 4 गोली चलाओ वो पूरी LMG चलाएगा आपके आगे, राइट। तो वो अंगारक योग नहीं है, वो बेसिकली एक बाउंसिंग बैक एबिलिटी है। आप जितने भी देख रहे हैं, अगर किसी की भी कुंडली में मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, आप मुझे बताइए उनके जीवन में बाउंसिंग बैक एबिलिटी है कि नहीं? दे विल बाउंस बैक विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, विद लॉट ऑफ इंटेलेक्ट, और वो बाउंस बैक करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आप गुरु राहु, चंद्र राहु, सूर्य राहु, मंगल राहु, इनको आप गलत मत समझिए। हर एक योग ना तो वो सही होता है ना वो गलत होता है, उसका एक मीनिंग होता है। और देश काल पात्र के हिसाब से आप देखिए कि क्या इस प्रेजेंट समय में वो योग आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। तीसरे का हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथे भाव में, अब चौथे भाव का जो राहु है, लोगों की भ्रांति ये है कि आपके घर के पीस ऑफ माइंड को, सुख को खराब करेगा। हाँ, 10th 4th 10th एक्सेस को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन आप चतुर्थ भाव को आप केवल दुख से नहीं जोड़ सकते या घर के कला कलेश से नहीं जोड़ सकते। चतुर्थ भाव ज्ञान का भी भाव है। तो मैंने देखा है कि जिनके चतुर्थ भाव में राहु होता है, उनको ज्ञान पाने की बहुत इच्छा होती है कि मुझे ये भी पता लगना चाहिए, ये भी पता, यहाँ से भी मुझे एक गुरु से नहीं सीखना, मुझे मेरे 3-4 गुरु होने चाहिए। मेरे शिक्षा गुरु अलग हो, दीक्षा गुरु अलग हो, मैं एस्ट्रोनॉमी यहाँ से सीखूंगा, ज्योतिष यहाँ से सीखूंगा। दैट्स राहु इन द 4th हाउस। और मान लीजिए शुक्र उसके साथ आके बैठ गए, तो क्या करेगा? शुक्र सेक्रीफाइस करवाएगा राहु से। किस चीज़ का सेक्रीफाइस करवाएगा? आप लग्जरी अटेन करेंगे और फिर आप उसको छोड़ के किसी और लग्जरी की तरफ चल पड़ेंगे। जब आपने इतनी चाहत से कोई चीज़ ली, मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली, मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, राहु शुक्र चतुर्थ में है और आपको बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कोई भी महंगी गाड़ी ले दो, उसका जो मज़ा है 3-4 महीने का होता है, उसके बाद आपकी वो आदत बन जाती है। फिर आपने बोला नहीं, आज तो अब हम रेंज रोवर खरीदेंगे। तो आपने अपनी रेंज रोवर के लिए किसको सेक्रीफाइस कर दिया? मर्सिडीज़ को। 2 साल चलाई हुई मर्सिडीज़ आपने बेच दी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, 2-3 साल गाड़ी चलाएंगे, बेच देंगे। तो शुक्र बिल्कुल साइलेंट वे से
राहु को सेक्रीफाइस करवा रहा है राहु से। किसी को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन संसार को क्या लग रहा है, ये तो गाड़ियां लेते हैं और बेच देते हैं, लेते और बेच, इनकी तो आदत ही ऐसी है। ये तो गाड़ियों के लिए या लग्जरी के लिए ऑब्सेसिव है। आप वर्ड यूज करेंगे राहु को लेकर ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव नहीं है, ऑब्सेशन के अंदर भी आप कई चीजों को त्यागते जाते हो, क्योंकि आप वो एक चीज पकड़ते हो, छोड़ देते हो, आगे बढ़ते और तो राहु की वो जर्नी है। इसीलिए मैंने बोला कि तीसरे, छठे और 11वें भाव के अलावा हर जगह राहु की एक जर्नी है, जहां पर आप एक दिन इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आई एम डन। उस स्थिति तक ले जाने का काम राहु का है। तो चतुर्थ भाव को लेकर, कंफर्ट्स को लेकर आप थोड़ा ऑब्सेसिव हो जाएंगे, अपनी माता जी को लेकर ऑब्सेसिव, और माँ को लेकर ऑब्सेसिव होंगे तो ये भी हो सकता है कि माँ आपके साथ रहती हुई थोड़ी सफोकेट फील करे। आप किसी के लिए भी ऑब्सेसिव हो जाए, किसी रिश्ते के लिए ऑब्सेसिव हो जाइए, उस रिश्ते को सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर राहु जो है आपको, माँ को, घर को, अब घर आ रहे हैं, घर के लिए आप बहुत ऑब्सेसिव है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये साफ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हाईटेक घर चाहिए, रिमोट वाला गेट चाहिए। चतुर्थ भाव का राहु बटन्स के साथ, बायोमेट्रिक के साथ दरवाजे खुले आपके, दैट्स राहु। अब वो जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है। अब यही राहु को आप पंचम भाव में ले जाइए, उसमें आपको ये मत भूलिएगा कि नक्षत्रों और राशियों का फ्लेवर जो है वो साथ साथ चलेगा। अब पंचम भाव का राहु है तो आपको अपने मंत्रों के लिए, क्योंकि मंत्र भाव है, लक्ष्मी स्थान है, ज्ञान स्थान है, पराक्रम का पराक्रम है, थर्ड फ्रॉम थर्ड, तो वहां पर आपको बहुत पोजेसिव बनाएगा अपनी नॉलेज के बारे में। आप देखिए, ऑब्वियसली राहु पंचम में होगा तो केतु 11वें में होगा। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक योग है जिसको हम सरस्वती योग बोलते हैं। सरस्वती योग में क्या होता है कि 5th और 11th हाउस में ग्रह होने चाहिए, चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो। अच्छा। और पंचम और 11वें भाव का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऐसे लोग 29वें साल की आयु के बाद, जब चंद्रमा थोड़ा सेटल होने लगता है जीवन में, तो उनको ज्ञान बहुत मिल जाता है। अद्भुत ज्ञानी लोग की कुंडलियों में पंचम में राहु बैठा होगा। अब लोग बोलेंगे राहु जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है पंचम में, क्योंकि ये आपका स्टमक एरिया है। डाइजेशन छठे भाव में है, पंचम भाव में स्टमक और हार्ट का एरिया आ जाता है। तो वहां पर अगर आपके पास षड रिपुज बहुत सारी है, मान लीजिए आप सिगरेट भी पीते हैं, आप शराब भी पीते हैं, आप नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो पंचम भाव और छठे भाव को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव मंत्रों का है, और जो इंसान के ऊपर अन्न शुद्ध नहीं है जिसका, उसका पंचम भाव कभी शुद्ध नहीं हो सकता, वो खत्म है। तो इसी प्रकार पंचम भाव का राहु एक मीनिंग लेकर आता है कि मान लीजिए इस इंसान ने बहुत बुरे कर्म किए, पिछले जन्म की कई षड रिपुज है जिनको वो छोड़ नहीं पा रहा, वो आगे की आगे बढ़ती जा रही है। आप पिछले 5 जन्मों से स्मोकिंग नहीं छोड़ पाए, आप तो 5 सालों की बात करते हैं, हम 5 जन्मों की बात करते हैं। ऐसी कुंडलियां भी हमारे पास आती, वो हमें वो दिखता है। उसके लिए हमारे पास चार्ट्स हैं, D30 त्रिमशामशा चार्ट, आपकी षड रिपुज का चार्ट है। आप देखिए उसको, वो पूरा छठा भाव आपकी कुंडली का त्रिमशामशा में दशम भाव, अष्टम भाव और लगन, अगर आप चेक करें D30 चार्ट का, तो आपकी सारी षड रिपुज कि क्या आप कौन सी ऐसी रिपु है जिसको आप जन्मों जन्मों से नहीं छोड़ पाए। वो आपका काम है कि आप पिछले जन्म में भी आप फीमेल्स को लेके अनवांटेडली आकर्षित होते थे, इस जन्म में भी, और अब इस जन्म में भी आप नहीं छोड़ पाए उसको। आप 10 जन्मों से लालची थे और इस जन्म में भी आप लालची ही है। वो सब चीजें आप त्रिमशामशा चार्ट से देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाता है। इसलिए हम त्रिमशामशा चार्ट को षड रिपुज का, राहु का भी चार्ट बोलते हैं, और उसका जो कारक होता है वो शनि होता है, क्योंकि राहु कभी भी मदद के लिए जाएगा तो वो शनि के पास जाएगा। मुझे बताना जरा कौन सी षड रिपु छोड़ के दिया है। आई विल ट्राई बाई लेवल बेस्ट कि मैं उसकी एक्सट्रीम लेवल पे इसको पूर्ति करा दूं, शायद छोड़ जाए। और वो पंचम भाव वाले को इतना गलत भोजन खाना, अपने पेट का, अपनी रोमांस का, अपने स्किल का ध्यान ना रखना
कि उसकी वजह से उसकी मृत्यु ही हो गई इंसान की, और अच्छा। मृत्यु के बाद उसे पता लगा कि वह अभी भी नहीं छोड़ पाया, शायद छोड़ जाए। जी। मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, तो जनरली जो राहु के बारे में कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है कि राहु करवाता है, लेकिन अभी आपने एक शब्द, एक लाइन कही कि राहु जाता है शनि के पास कि यार बता दो इसकी कौन सी आदत है, मैं इस जन्म में इतनी करा दूंगा कि शायद ये छोड़ दे। वो तो हमारा भला चाह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन हमारी राहु को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये पाथ सही नहीं है कि कोई भी चीज़ अब इतनी कर ले और फिर वो छूटे। इसके लिए देवगुरु बृहस्पति है, कि देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि देखो इसके कुछ अच्छे कर्म भी है, आप राहु इसको इतने रास्ते पे ऐसे मत लेके जाओ, इसको इतना सिगरेट मत पिलाओ। हाँ, अब इस जगह पे जब वो सिगरेट पिए तो उसको घबराहट होने लगे, वो छोड़ दे, या उसको ये याद आने लगे, उसको गिल्ट फील होने लगे कि मैंने तो अभी तो पाठ किया था, अभी मैंने फिर पाठ करना था, या मैंने कहीं अच्छी जगह मिलना था, या मैंने अपनी मम्मी के पास बैठना था और मेरे अंदर से स्मेल आएगी सिगरेट की। तो वो गिल्ट, वो जागृति अंदर आपको देवगुरु बृहस्पति या शुक्राचार्य कि चल छोड़, सेक्रीफाइस करते हैं। आप किसी के साथ प्यार करते हो और उस लड़की को सिगरेट पसंद नहीं है, शुक्र राहु छोड़ देंगे फिर। तो शुक्र अगर बलवान है तो वो आपसे छुड़वा देगा, बोलेगा चलो ऐसे ही खत्म करते हैं। प्यार एक ऐसी शक्ति जिसके कारण आप कुछ भी छोड़ सकते हो, और आप छोड़ दोगे तो राहु का रास्ता है, लेकिन उसमें इंटरवीन करने वाले, जिसको कि हम स्पिरिचुअल इंटरवेंशन बोलते हैं, और स्पिरिचुअल इंटरवेंशन कारक ग्रह देते हैं। जैसे पंचम भाव का कारक बृहस्पति है, तो बृहस्पति अगर अच्छा बैठ गया तो उसको वो षड्रिपु को फलने फूलने ही नहीं देगा। इसीलिए श्री राम की कुंडली में बृहस्पति लगन में कि कोई षड्रिपु नहीं, लगन ही इतना बलवान है कि दूर दूर तक कोई रिपु है ही नहीं। सेक्रीफाइस, सबके साथ इमोशनली अटैच, देते जाओ देते जाओ, छोड़ो। वो शबरी के बेर भी खा लेंगे, उनको उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। शबरी को क्या बोला कि ये पत्थर जैसी है, ये पत्थर की देवी है, पत्थर की औरत है। पत्थर का मतलब शी इज नॉट इंटरैक्टिंग विद एनीवन, शी इज दैट थिक नेचर। और वहां पर भी श्री राम उनके जूठे बेर खा रहे। ये है बृहस्पति लगन पे, ये है चंद्र लगन में। और यहां पर जब राहु पंचम में आएगा तो अगर इतनी सी भी आपकी कुंडली में डिवाइन इंटरवेंशन है तो आपका जीवन सफल है, क्योंकि आपको फिर मंत्र का ज्ञान, अब राहु दूसरी तरफ चलेगा कि ये षड्रिपु से ऊपर उठ गया, अब हमने इसको इतना ऑब्सेसिव बनाना है, किसके लिए? ज्ञान के लिए, अपने बच्चों के लिए, मंत्रों के लिए। अब मेरे पास राहु ऐसे लोग बैठे, राहु पंचम भाव में, वो बोलेंगे मैं इतने से इतने ये मंत्र करता हूँ, इतने से इतने ये मंत्र करता हूँ, ऑब्सेसिव। आप मुझे कोई और मंत्र बताइए। और एंड में केतु आएगा, वो बोलेगा ये भी ऑब्सेशन खत्म करते हैं। ज्ञान का, मन का, तन का, आपकी आत्मा का, सारे ऑब्सेशन जब खत्म हो जाते हैं, यानी कि मनस मुक्ति, शरीर मुक्ति और फिर आत्म मुक्ति, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्टेजेस है। षड्रूप से ऊपर उठोगे तो आपको स्पिरिचुअल ऑब्सेशन भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल ऑब्सेशन से जब आप ऊपर उठोगे फिर आपको हर एक चीज से मुक्ति मिलेगी। अगले घर में चलते हैं। सिक्स्थ को हमने डिस्कस कर लिया था, सेवेंथ। इससे पहले मेरा एक सवाल है जी। सेवेंथ के राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लग्न को देख रहा है और स्पाउस का हाउस भी माना जाता है, उसको भी अच्छा नहीं कहते हैं कुछ लोग। देखिए, अगेन राहु को समझा कि वो एक रीबर्थ का कारक है। जिनका सप्तम भाव में राहु बैठा होता है उनका शादी के बाद नया जन्म होता है। अच्छा, राइट। मतलब आप कोई भी हो जिनका सेवंथ में राहु बैठा है, आप देखना उनका जीवन शादी के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। उनकी इच्छाएं, उनके सर्कमस्टांसेस, वो जो खा रहे थे, जो पी रहे थे, इसलिए बोलते हैं ना, जब राहु सप्तम के साथ बैठा हो या सप्तम के साथ कोई संबंध बनाए तो आपको डिफरेंट कल्चर से स्पाउस मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, संबंध भी बनाएगा तब भी आप कहीं पे बैठ जाए, राहु तीसरे भाव पे बैठ जाए, उसकी दृष्टि होगी पंचम दृष्टि सप्तम पे, तो भी चांसेस आर कि बाकी देश काल पात्र और बाकी कंडीशंस, मान लीजिए आप फॉरेन लैंड्स पे ही हैं, राइट,
और फॉरेन लैंड्स पे बैठे हैं, आप 10-15 साल से है, आपका एनवायरनमेंट सारा फॉरेनर्स का है, आपको इंडिया से कोई रिश्ते नहीं मिल रहे, तो आप मेरे से पूछे कि क्या हम किसी फॉरेन स्पाउस की तरफ देख सकते हैं? तो मैं होगा राहु को देखते कोई संबंध बनता है सप्तम से, पार्टनरशिप से अगर बन रहा है तो बोले यू शुड बी ओपन फॉर इट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा, इसका मतलब है कि हमें एक राहु संकेत, एक गाइडेंस दे रहा है कि यू शुड बी ओपन, आपका ब्रैकेट ओपन होना चाहिए। अनऑर्थोडॉक्स है राहु। तो सप्तम भाव में पहले तो आपको एक नया जन्म देंगे, राइट। अब जब आपका नया जन्म हो रहा है तो उस नए जन्म से पहले आप में कंप्लीट डार्कनेस है आपके। तो राहु सप्तम भाव में सप्तम के जितने भी ट्रेड्स हैं उनको लेकर आपको डार्कनेस में रखता है। जैसे जन्म होने से पहले 9 महीने तक आप माँ के कोख में डार्कनेस में रहते हो। देयर इज नो लाइट, देयर इज नो सूर्य, देयर इज नो चंद्र, देयर इज नो मंगल, केवल राहु, डार्कनेस है, शनि है और राहु है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में यू विल फील कि आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है, राइट। ऐसे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और ये लगन को देख रहा है तो डेफिनेटली अब राहु आपकी बुद्धि पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिव बनाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, आप थोड़ा इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लगन को देखते हैं ना ईला जी, केवल लगन को देखना बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आप सप्तम भाव को नहीं देखते। क्योंकि जैसे लग्न प्रथम भाव है तो आधना लगन सप्तम भाव है। आधना मतलब कॉन्सेप्शन, जब आप कंसीव होते हैं ना वो आधना लगन है। तो आधन लगन के बिना आप लगन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? अब मान लीजिए मैं मेष लगन का हूँ और मेरा आधन लगन तुला है, तो मेरा जीवन भर चीज़ों को बैलेंस करने में लगा। आप सिर्फ मेष लगन को इम्पल्सिव नहीं कह सकते, आप मेष लगन को आप अग्रेसिव नहीं कह सकते। मेष लगन हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका आधन लगन, उसका कंसेप्शन का जो लगन है वो तुला है। तो इसलिए आपके कंसेप्शन टाइम से लेकर आगे बढ़ने तक राहु सप्तम भाव में चेंजेस चाहता है, परिवर्तन चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं पर मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो इमोशनली इम्पैक्ट करे अगर कर्क आ गया, राइट। इसीलिए जब आप मान लीजिए कैप्रिकॉर्न, मकर लगन की कुंडली देखते हैं, उसमें जो सप्तम भाव है वो कर्क है, वहाँ राहु आके बैठ गया। नेचुरली दुख मिलता है उन्हें जीवन में कि इमोशंस इतने सारे भरे हुए हैं। सप्तम भाव अति दुखम। अगर आपको लगता है ना कि दुख 10वां भाव है, 10th हाउस अगर दुख का भाव है, अति दुख का भाव सप्तम भाव है, 7th हाउस। 7th हाउस गर्भवास्य अति दुखम त्राहि माम मधुसूदनम, त्राहि माम। That is the 7th house where you have those 9 months। क्योंकि चौथे से चौथा है आपका, आपकी जो वूब है, गर्भ है, वो चतुर्थ भाव है, लेकिन चौथे से चौथा उस दुख की जो अनुभूति होती है वो सप्तम भाव में होती है। अति दुखम, बहुत दुख है सप्तम भाव में, और वहां राहु बैठा तो दुख में इल्यूजन्स पैदा करता है, कंफ्यूजन्स पैदा करता है, माया को एक्टिवेट कर देता है। दैट्स द प्रॉब्लम। अष्टम को मैं हमेशा बहुत इंटरेस्ट से समझना चाहती हूँ क्योंकि अकल्ट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखो, सबसे पहले अगर हम अष्टम भाव की बात करें और काल पुरुष की कुंडली से हम सारा कुछ सीखने की कोशिश करें, तो अष्टम भाव की पहली पदा में ही चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि विशाखा नक्षत्र में जो है लास्ट पदा और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की 3 डिग्री पे चंद्रमा नीचे जाता है। मतलब आपका जो मन है वो गया, राइट।
बहुत से ऐसे ज्योतिषी है जो अष्टम भाव को एक पिट भी बोलते, गड्ढा, गड्ढा, हाँ, कि आप कुंडली का उसमें गड्ढा। गिर गए, यू फॉलन डाउन। अब मैं अष्टम भाव को स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट से भी पहले बीमारियों के लिए काउंट करता हूँ। अष्टम भाव में आपको ऐसी बीमारियां लगती है जो लंबे समय तक आपके जीवन में चलती है, जैसे डायबिटीज हो गई या कोई भी थायराइड या कोई भी ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक जाएंगी। अगर आपकी षड रिपुज या आपके पाप कर्म लंबे समय तक चलते आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई बीमारी राहु अष्टम में आपको देता है, बचपन से ही दे देगा या जब उसका सही दशा आएगी, जो बीमारी देने वाली दशा, उसमें दे देगा। अब मैंने कई अमीर लोगों की कुंडली में राहु अष्टम भाव में देखा, बहुत वेल ऑफ, बहुत रिच, और राहु अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव माया भी है, अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी कारक है। हाँ, तो ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस मिल जाएगी। मतलब एक फैक्ट्री पिताजी चला रहे थे, वो 100 करोड़ का काम कर रही थी, आप आए, आपने उसमें मेहनत की, आपने उसको 1000 करोड़ की बना दिया, 10,000 करोड़ की बना दिया। तो कई मैंने कुंडलियाँ देखी जिसमें राहु ने इनहेरिटेंस माया भी दी आपको, एक इल्यूजनरी की, हम तो बहुत बड़े हैं जी, हम राजा के घर पैदा हुए हैं। और जब आपको ये इल्यूजन हो जाए कि आप राजा के घर पैदा हुए और आप भी राजकुमारी हैं, आप उस चीज को अर्न ना करें तो आप गड्ढे में गिर सकते हो। यू कैन फॉल इन द पिट। दैट इज वाई अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस आपको गड्ढे में गिराती है, आप समझिए इस बात को। अब वहां राहु बैठ गए तो वो कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बहुत डेंजरस है, इल्यूजन पैदा करेंगे। इल्यूजन कि हम तो जी मेरे पापा के पास ये है वो है, मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता। दैट इज वाई आज की डेट पे यू विल फाइंड होमलेस पीपल इन अमेरिका। चाहे उनको $200-400 मिलते हो लेकिन फिर भी वो होमलेस है, वो शराब में खत्म कर देते हो उस चीज को। इसीलिए केतु का जन्म जो है वो स्कॉर्पियो में अष्टम भाव में होता है। जहां पे आपको राहु की सारी प्रवृत्तियां को खत्म करना है वहां पे केतु चाहिए। बिल्कुल। तो केतु कहता है कि चलो मैं यहाँ जन्म लेता हूं। इसीलिए केतु का जन्म स्थल वृश्चिक बन जाता है। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, ये परिभाषा है स्कॉर्पियो की। आप वृश्चिक लगन के किसी इंसान से बात कर लीजिए, वो इंसान दोस्तों का दोस्त होगा और दुश्मनों का दुश्मन होगा। जिसके साथ रहेगा उसके लिए जान भी दे देगा, और जिसके अगेंस्ट होगा तो फिर वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। ये स्कॉर्पियो लगन और स्कॉर्पियो राशि की नेचर है, एक्सट्रीमिस्ट। केतु इज एक्सट्रीमिस्ट। तो राहु आपको अष्टम भाव में कई चीजों के लिए एक्सट्रीमिस्ट भी बनाएगा, क्योंकि केतु की एनर्जी है वहां पर। क्या मंगल की राशि है स्कॉर्पियो, इसीलिए कुजवत केतु बोलते हैं? जी देखिए, कुजवत केतु का मतलब कुजा जो है वो बेसिकली मंगल को कहा जाता है। अब मंगल आपकी कुंडली के अंदर वो ज्ञान है, वो लाइट है जो विजन देती है। विजन देने वाले केवल 3 ग्रह हैं। मैं दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, विजन। सूर्य, मंगल और केतु। इन तीनों में से कोई भी ग्रह आपके दशम भाव में जाकर बैठ जाए या लगन में बैठ जाए, सूर्य मंगल बैठा हो लगन में, या सूर्य मंगल केतु दशम में बैठे हो, या मंगल केतु दशम में बैठे हो, आप ऐसे लोगों को, या अकेला केतु ही दशम में बैठा हो, आप ऐसे लोगों को विजनरी देखेंगे। उनका एक विजन होगा कि मुझे ऐसे 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 करना है जीवन के अंदर, मुझे इतने में काम नहीं चलेगा। आप मेरे कई ऐसे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में सूर्य मंगल लगन में देखा है। उनका विजन क्या है? उनका विजन है कि मुझे कुछ भी चीज़ों को गलत नहीं होने देना, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो वो लोगों को करेक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए मंगल एक विजन का कारक है। और कुजवत केतु, तो केतु कहता है मंगल देवता को कि आपसे मैं वो विजन लूंगा जिससे इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मंगल आप ऐसी डिजायर पैदा करो कि वो डिजायरलेस हो जाए। डिजायर ऐसी पैदा करो कि कोई मन में डिजायर ही ना रहे। तो केतु का काम आसान हो गया। केतु का काम आसान हो गया। वहां पे शनि राहु का काम आसान कर रहे, यहाँ पर मंगल केतु का काम आसान कर रहे। इसलिए कुजवत केतु शनिवत राहु।
तो 8th हाउस का राहु जो है, क्या ये हमें छलावे वाला एक व्यक्ति भी बनाता है? तो देखिए अष्टम भाव में छलावत जो है, अगर आप कहते कोई छल करेगा या कपट करेगा, तो छल और कपट राहु किसी भी भाव में दे सकता है, लगन में भी दे सकता है, चतुर्थ में भी दे सकता है, पंचम में भी दे सकता है। लेकिन अष्टम भाव में जब राहु है, वो छल कपट के साथ अगर वो देना चाहे तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी देता है, कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए उस चीज को कि ये कैसे हो गया। अब आप देखिए, जैसे अभी राहु गोचर में पाइसिस में है, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे है। हाँ जी। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो पाइसिस है वहां पर सूर्य मरण कारक स्थान में है, सूर्य खुश नहीं है वहां पे। आप देखिए कितनी ऐसी बातें हो रही है जहां पर छल कपट है और अनप्रिडिक्टेबल एकदम से। आप ट्रंप को ही ले लीजिए, आप गवर्नमेंट ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स ले लीजिए, आप कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे एक्शंस जो आ रहे हैं आपके पास, जो आप, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हम एक कॉन्वर्सेशन में हैं और मैं पीछे से आपका घर डिस्ट्रॉय करूं, अनप्रिडिक्टेबल चीज है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप मेरे साथ बात सॉल्व करने के लिए आए हैं और मैं पीछे से आपको डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। उस तरह की एनर्जी 8th हाउस के अंदर होती है, अनप्रिडिक्टेबल। और यही आज की डेट में हो रहा है। उत्तर भाद्रपदा जो नक्षत्र या पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, इसको हम रुद्र नक्षत्र है, ये बुचर्स का नक्षत्र है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू विल सी ग्रेट सर्जन्स, ग्रेट डॉक्टर्स बॉर्न इन पूर्व भाद्रपदा। तो आप आगे से तो मेरे से बड़े प्रेम से बात कर रहे हो और पीछे से आप मेरी जड़ काट रहे हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं पर राहु अष्टम में देने के लिए केपेबल होता है। बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है राहु अष्टम भाव में। मैंने कई बहुत अपने जीवन में जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, उनको अष्टम भाव में राहु बैठे देखा। बहुत उन्होंने अपना ब्यूटीफुल जीवन अपना बनाया, करियर बनाया, हाईएस्ट लेवल पे गए, लेकिन अपने परिवार में सुख नहीं मिला, क्योंकि उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। तो अपने बच्चे बुलाते ही नहीं है। हाँ, पत्नी हमेशा कंप्लेन करती है कि आपने मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने किसी और को इम्पोर्टेंस दी है, आपने अपने रिश्तेदारों को, सोसाइटी को, समाज को इम्पोर्टेंस दी है, मुझे नहीं कुछ भी दिया। ये प्रॉब्लम फेस करता है इंसान जिसका अष्टम में राहु। भाग्य स्थान नवम भाव में चला जाए तो सबसे पहले नवम भाव, भाग्य वर्ड आया है भगवती से। भगवती आपको भाग देती है, भगवती भाग्य को रखने वाली अपने पास। और भाग का मतलब भी है वो पोर्शन जो आपको मिलेगा। भाग्य का मतलब ये नहीं है कि भाग्य, अगर सबका भाग्य होता तो सबको सब कुछ मिल जाता। तो भाग इज योर पोर्शन, आपका कितना हिस्सा है इस बड़े सारे केक में। एक पीस ही आपका ऑलरेडी डिवाइडेड है। अब वहाँ राहु जाकर विराजमान हो जाते हैं। नवम भाव पिता का, नवम भाव गुरु का, बॉसेस का, मेंटर्स का, टीचर का और धर्म का, क्योंकि पिता ही आपको आपका धर्म देते हैं। अब राहु जब आपके नवम भाव में जाके बैठेगा तो आपके पास धर्म, पिता, गुरु, टीचर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होगी। यू विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव पर्सन, क्योंकि धर्म का, प्रोटोकॉल्स का, लॉज का ज्ञान रखना कोई आसान बात नहीं है। ये पॉजिटिव है राहु का। अब अगर वो स्व राशि का या मूल त्रिकोण का या कहीं ना कहीं पर उच्च का होके बैठ गया तो वो आपको बहुत धर्म भी देगा। आपको विल बी वेरी वेरी क्लोज टू धर्म। आप हमेशा किताबों की बात, गुरुओं की बात करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे पूरी दुनिया में और धर्म को देखना चाहेंगे। लेकिन अगर यही राहु मान लीजिए कर्क जो है, या आप ये लीजिए मकर का है या वृषभ का ये राहु है, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाएगा, क्योंकि उसका फोकस कहीं और हो जाएगा। वो बहुत, अगर कर्क का है तो इमोशनल राहु है, ज्ञान भी है, लेकिन वो बोले कि ज्ञान ही भगवान होते हैं, भगवान कुछ नहीं होते। आप जो मेहनत करते हैं, जो ज्ञान है, यही भगवान है। तो वो थोड़ा, आप ऐसे लोगों को बोलेंगे ना कि आप उपाय कर दीजिए कुछ, तो वो उनकी पत्नी कहेंगे नहीं, ये उपाय नहीं करेंगे, ये भगवान को मानते हैं
लेकिन ये कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। दैट इज व्हाट राहु इज इन द 9th हाउस। आपके पिता के साथ अपने संबंध जो है सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। आज की डेट में पिता और पुत्र में अच्छे संबंध क्यों नहीं होते हैं? पुत्र को ये लगता है कि उनके पिता इतने इंफॉर्मेटिव नहीं है, आज की डेट में वो अपग्रेडेड नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और पिता को लगता है कि इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये खराब करेगा। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। और ऐसे पिता और पुत्र को जब हम पूछते हैं कि क्या आपको एक दूसरे से प्यार है, तो बोले हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं, लेकिन मतभेद है, हमारा मतभेद है। आपका धर्म के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, बॉस के साथ मतभेद। आप बोलोगे तो बॉस पता नहीं कैसे बन गया, इस पर तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, हाउ इज ही माय बॉस? एंड देन दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ये राहु नवम भाव में करता है। लेकिन बहुत से नक्षत्रों से भी, आप जो पावर हाउसेज हैं उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक आए, उनका जो राहु था वो पुनर्वसु नक्षत्र में था। अब पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति है, तो दृष्टि आ गई कहीं ना कहीं से। तो वो ज्ञान तो बहुत रखते थे, लेकिन उन्हें मीठा खाने का बड़ा शौक है, क्योंकि राहु लगन को देख रहा है, तो उनको बोलता है आपको डायबिटीज हो जाएगी, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए आपको हर चीज को कोलेक्टिवली हम देखते हैं। जैसे मैंने कई एग्जांपल्स आपको दी, तो इस तरह से राहु नवम भाव को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये इंसान के पास धर्म नहीं है या प्रोटोकॉल नहीं है। हो सकता है वो धर्म और प्रोटोकॉल के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, जिसकी वजह से कोई ऐसा कार्य करे जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो। ये भी करता है, ऑब्सेशन पैदा करता है राहु। 10वें की बात कर लेते हैं। 10वां भाव बहुत हाइप बनाया गया है, कुरुक्षेत्र है आपका 10वां भाव, राइट? इट्स कुरुक्षेत्र, युद्ध। अति दुखम दशम, नहीं, अति दुखम सप्तम है, दुखम दशम। जो दुख का भाव है वो दशम है। अब आप देखिए कि काम पे रोज जाना है तो आप कितना होता है, संडे कब आएगा, छुट्टी कब होगी, आपको छुट्टी चाहिए, वीक ऑफ। बड़ी बड़ी कंपनीज कहती है नो यू शुड टेक वीक ऑफ, आपको वीक ऑफ करना चाहिए, यू शुड गो फॉर हॉलीडे। दशम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें आपको रोज लड़ना पड़ता है, इट्स अ फाइट, मॉर्निंग से इवनिंग तक इट्स अ चैलेंज। आप राहु को वहां बिठा दीजिए तो ऐसे लोगों के पास ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत होगी। अगर बृहस्पति साथ है, अगर केवल राहु है तो ज्ञान होगा, अगर मंगल साथ है तो ज्ञान के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ बाउंसिंग बैक एबिलिटी होगी। अगर बुध है तो बहुत शार्प कम्युनिकेशन। बुध बेसिकली कम्युनिकेशन का एक बहुत लिमिटेड स्केल है। बुध बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स। तो वो राहु और बुध अगर बैठ गए एक साथ तो आप उसको कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए, बोलेगा मैं कर दूंगा, आई नो हाउ टू टेक दिस, आई कैन टेक केयर ऑफ दिस। तो दशम भाव में राहु आपको इंफॉर्मेटिव बनाता है, आपसे लड़ाई नहीं करवाएगा वो। राहु लड़ता नहीं है, राहु करता है साइड से निकल लेते हैं चुपचाप, लेट्स नॉट फाइट। दशम भाव में राहु आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है, बिकॉज आप सीधा सीधा नहीं लड़ेंगे। अगर आप किसी के साथ लड़ेंगे तो माइंड गेम्स के साथ लड़ेंगे। मेंटली लड़ना राहु को पसंद है रेदर देन फिजिकली लड़ना। दैट्स व्हाट राहु इज। और कलयुग की तो रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप मेंटल फाइट करें, नॉट फिजिकल फाइट। सो दैट्स व्हाट राहु डज हियर, एंड आई थिंक कलयुग की रिक्वायरमेंट है राहु को दशम भाव में होना। और अगर बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो राहु पे तो आप सुलझ जाएंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, आप उसी इंफॉर्मेशन को आप ज्ञान में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। देखिए, बृहस्पति को मैं एक वर्ड में अगर आप समझाना चाहूं तो बृहस्पति सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट करने वाला राहु है, शनि है। इंटीग्रेट तभी तो आकाश तत्व है। आकाश तत्व का मतलब क्या है कि सब कुछ जोड़ के रखना, एक गैलेक्सी में एक सर्कल में घुमाना। सो इंटीग्रेशन बृहस्पति के पास है। अब आपकी राइट लेग लेफ्ट लेग को इंटीग्रेट करेगी तो आप चलोगे। तो पूरा शरीर में जो हमारे पंच तत्व है, उसमें जो 4 तत्व है, वो हमेशा लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दे आर फाइटिंग। जल को जो है वो फाइट है आपके अग्नि के साथ, हाँ,
और अग्नि बिना वायु के नहीं रहती, और वायु ज़्यादा हो जाए तो अग्नि खत्म हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को बैलेंस आकाश तत्व करता है, जो बृहस्पति करता है। तो इस राहु को या किसी भी राहु को बृहस्पति सबसे पहले बैलेंस्ड बनाता है, इंटीग्रेट करता है कि राहु इट्स टाइम टू गेट बैलेंस्ड। और बैलेंस कब होता है? जब आप चीज़ों को ना तो ऑब्सेसिव होते हैं, ना आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है। तो जो बीच की लाइन है वो देवगुरु बृहस्पति है। क्या कार्य क्षेत्र को लेकर 10वें का राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी क्रिएट करता है कि मेरे लिए करियर ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा बिजनेस ही सब कुछ है? बिल्कुल करता है। अगर मान लीजिए लगन लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या दशम के भाव के स्वामी के साथ ही बैठ जाए, या दशम भाव की दृष्टि हो, या उस राहु की दशम पे दृष्टि हो, या कोई संबंध बना दे। अब मान लो उसी राहु की सप्तम के ग्रह के साथ कोई युति या प्रतियुति है, तो वो उसका सारा फोकस ना पार्टनरशिप और मैरिज के ऊपर होगा, एसोसिएशंस के ऊपर होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसी ग्रह की द्वितीय भाव के स्वामी के साथ दृष्टि हो, तो सारा का सारा मुझे पैसा चाहिए, मुझे सेविंग अकाउंट जोड़ना है, मुझे बहुत बड़ा सेविंग अकाउंट बनाना है, मुझे फैमिली वेल्थ, माय फूड इज़ वेरी पर्टिकुलर। अब मान लीजिए यही राहु दशम भाव में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आके बैठ जाए। अब पूर्व फाल्गुनी वैसे तो शुक्र का नक्षत्र है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूर्व फाल्गुनी बहुत पर्टिकुलर चीज़ें मांगता है। अगर उसको मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी पूर्व फाल्गुनी में बैठा है ना, वो अपने स्पाउस के लिए बहुत पर्टिकुलर है। उसे ये एक पिक्चर है उसके मन में, क्वालिटी है उसके मन में। अगर छठे भाव का स्वामी पूर्व फाल्गुनी में बैठ गया तो वो अपने ना जो सर्वेंट्स हैं, या जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, या जो वो चैरिटी कर रहा है इंसान, उसके लिए बहुत पर्टिकुलर है, इट्स वेरी पर्टिकुलर। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आज सोमवार को हम क्या दान कर सकते हैं, मंगलवार को क्या दान कर सकते हैं, यू आर पर्टिकुलर अबाउट इट। तो अब वो राहु मान लो पूर्व फाल्गुनी में दशम भाव में बैठ गया, ओ माय गॉड, ये लोग अपने प्रोफेशन के लिए बहुत पर्टिकुलर होंगे। दे वॉट कि ये हो, यहाँ होना चाहिए, अमेरिका के इस स्टेट में होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, और मैं पर्टिकुलरली इसी वर्टिकल पे काम करूंगा, दबा के काम करूंगा। दैट्स हाउ यू मेक ओवर पोजेसिव, ऑब्सेसिव अबाउट योर वर्क। सो इसमें देखो मैंने क्या बोला, एक फैक्टर नहीं था, नक्षत्र ने भी रोल प्ले किया, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। मैंने एग्जाम्पल ली पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। अब वो शुक्र का है, सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, राइट। अगला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी लीडरशिप क्वालिटीज का नक्षत्र है। तो वो देख रहा है कि मैं आगे अब लीडर कैसे बनूं, हाउ शुड आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि अगला नक्षत्र ही जो है राहु का वो, और उसमें मान लीजिए लगन लॉर्ड बैठ गया उत्तरा फाल्गुनी में, तो एक तो आप बहुत पर्टिकुलर हो गए, और उसके बाद आप लीडर भी बनना चाहते हो, तो कितना डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। 11वां हमने डिस्कस कर लिया, 12वें हाउस का राहु। 12वें भाव का जो राहु है, देखिए 12वां भाव बेसिकली त्रिनेत्र है। ये आगाख्या चक्र जो है ना आपका, ये 12वां भाव है। यहाँ से आप अंदर देखना चाहते हैं, बाहर नहीं। जो तीसरी आंख है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, अपने अंदर देखना। अब राहु चीज़ों को पकड़ना चाहता है, पाइसेस चीज़ों को छोड़ना चाहता है, जस्ट गिव 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 गिव। राहु स्किल है, लेकिन पाइसेस कला है। तो मैंने जब राहु को देखा तो मैंने ऐसे लोगों के देखा जिनके पास कला भी है और स्किल भी है, मतलब वो कलाकार हैं और उनको समाज में वो कला लेके जाने की भी कला है। दैट स्किल दे हैव टू सेल देयर, जो उनके पास है। राहु 12वें भाव में पर्सनल लेवल पे मैंने ये देखा है कि आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, या जिसको आप बोलते हैं ना कि एक हाईएस्ट लेवल की अनुभूति, उसको बढ़ा देता है। अब जैसे बृहस्पति अगर आप द्वादश भाव में देखें तो बृहस्पति भी आपके कई नए रिलेशनशिप्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठेगा उस चीज़ को एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा, और राहु जहाँ बैठेगा उस चीज़ में ब्लास्ट कर देगा। इट्स लाइक अ बिग ब्लास्ट। तो आप इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, आपको लगेगा मैं राहु आ गया ना, अब मेरे सारे अलाइनमेंट सही है, आज 5 लाख रुपए लगाते हैं, आज 10 लगाते हैं, 10 का 50 बन गया, 40 रखते हैं, 10 अपना प्रॉफिट वापस आ गया, 40 लगाते हैं, 10 बिकॉज
ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इन जो है इन्वेस्टमेंट। अगर 12th हाउस का राहु है, 12वें भाव का राहु आपको बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बनाता है, बहुत सुपर। और वही राहु शनि के साथ बैठा हो 12वें भाव में, आप देखोगे कि आप बहुत बड़े बिल्डर हो, आप बिल्डिंग पे पैसा लगा रहे हो, आप बिल्डिंग को इतना बड़ा बना रहे हो, आप बुर्ज खलीफा बना रहे हो, आप इतना बड़ा, बिकॉज दैट सैटर्न इज वेयर यू आर वर्किंग हार्ड, यू हैव दैट माइंड सेट कि हमें प्रॉपर्टीज ले रही है, बड़ा करना है, परमानेंट, थोड़ा परमानेंट, लॉन्ग, बड़ा लंबा, दो आने वाली पुश्तों तक उसको देखा जाए। दैट्स व्हाट सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन इज। और 12वें भाव में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? एंड ऑफ द डे 12वां भाव कहता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, सब छोड़ देते हैं, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। और राहु कह रहा है कि नो, आई डोंट वांट टू गो। तो वो थोड़ी सी एक पुश एंड पुल, राइट, वो क्रिएट करता है, कश्मकश। जैसे अगर राहु 12वें भाव में हो तो आपको पहले तो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बहुत इंटीग्रेट कर देगा, आपको बहुत मोटिवेट कर देगा, लेकिन वही राहु आफ्टर द फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करेगा आपके मन में, यार क्यों, इसकी भी क्या ज़रूरत थी, वैसे सब कुछ तो ठीक था, घर पे सब कुछ है, पत्नी है, क्या ज़रूरत थी सब चीज़ की। तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गिल्ट और सेल्फ रियलाइजेशन, वो 12वां राहु है। विदेश के साथ इसका क्या संबंध है? ऑब्वियसली फॉरेन एलिमेंट है। तो 12वें भाव में अगर राहु होगा तो जैसे ही 12वें भाव के राहु की दशा शुरू होगी, या तो आपको फॉरेन इनकम शुरू हो जाएगी या आपको विदेश ले जाएगा, आपको नए एक्सपीरियंसेस, नई दुकान खोलेगा आपके लिए। सो दुबई मॉल से आप न्यूयॉर्क के मॉल में चले जाएंगे, देखिए अच्छा इसमें और क्या क्या मिलता है, अच्छा अभी तक तो मैं ये पीता आ रहा था, अच्छा ये भी आता है, ये भी कुछ ऐसा पीने का आता है। दैट्स व्हाट राहु डज इन द 12th हाउस। सर, हम राहु की बात कर रहे हैं, हमने सारे हाउसेस को डिस्कशन किया और उनके सारे इफेक्ट भी लिए कि कहाँ कैसा रिजल्ट देता है राहु। जो लोग राहु के नक्षत्र में ही पैदा होते हैं उनका क्या पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन होता है, क्या दिखाना चाहता है? उनका कार्मिक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब आर्द्रा जो है एक कहीं ना कहीं पर राहु का नक्षत्र है, आर्द्रा में महादेव की शक्ति है, राइट। स्वाति देख लीजिए, स्वाति नक्षत्र हनुमान जी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, राइट। अगला आप शतभिषा देख लीजिए, शतभिषा एक कलेक्टिव पावर है। शतभिषा नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा, ऐसा इंसान टीम वर्क के साथ इस दुनिया का राजा बन सकता है, क्योंकि 100 स्टार्स की कॉन्स्टलेशन है, हैवी शतभिषा, तो वो कलेक्टिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब इनमें आप राहु बिठा दीजिए या कोई भी ग्रह अगर इस नक्षत्र में आके आपका बैठ गया, एक चीज़ तो तय है कि आप बहुत सारी डिज़ायर्स लेके आए हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों को मैंने देखा है कि उनकी डिज़ायर छोटी नहीं होगी, उनकी डिज़ायर बहुत बड़ी होगी। अब असेंडेंट अगर आपका आर्द्रा में आ गया ना, तो आप देखना, आप कभी दलाई लामा जी की कुंडली चेक करना, राइट। उनका सोच ही डिफरेंट है। उनकी सोच है कि सब कुछ एक बार खत्म करके सब कुछ नए नए सिरे से बनाते हैं। मतलब आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आउट ऑफ द आप रेवोल्यूशन लाने के कारक है। राहु के जो नक्षत्र है दे आर रेवोल्यूशनरी। आप हनुमान जी को देखिए, पूरी लंका को जला दिया, बोलो नई लंका बनाओ, इसको खत्म करो। आप ये देखिए, शतभिषा नक्षत्र में आप ऐसे हीलर्स को पाओगे, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को पाओगे जो आपकी पुरानी धारणा को खत्म कर देंगे, बोले कि ये नई धारणा है, मुझे ऐसे अपने जीवन को जीना है। तो राहु एक ऐसी डिजायर, एक ऐसा लेवल ऑफ डिजायर लेकर आता है जो रेवोल्यूशनरी होता है। और जो भी ग्रह आपके राहु के नक्षत्रों में बैठे हैं, अगर इन टोटैलिटी, मान लीजिए अब मैंने अभी पीछे एक चार्ट देखा, उस लेडी का बृहस्पति 7th लॉर्ड है और वो जो है इसमें बैठा है आर्द्रा नक्षत्र में। मैंने जब वो कपल आए तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना जब भी ये अपनी लाइफ में थोड़ा हाइपर हो जाएं या बौखला जाएं तो आप इनको थोड़ा समय दीजिएगा। और मैंने फीमेल को भी बोला कि आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय मेडिटेशन है, क्योंकि महादेव है आर्द्रा में, मेडिटेट करिए, आपका लाइफ। हाँ कहती है, हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा था, तो जब से मैंने मेडिटेशन क्लासेस शुरू की हैं तो मेरे को गुस्सा कम आता है, मेरे में ब्लास्ट कम होता है।
अब बृहस्पति 7th लॉर्ड है, उसकी एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? उसकी आती ही एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इसको बदल दूं, अपने हस्बैंड को। अब वो 25-30 साल से एक सर्कमस्टांसिस में है, एक एनवायरनमेंट में है, और वो जब आपकी बात नहीं मान रहा, या वो एक ब्लास्ट पैदा हो रहा है। इट्स लाइक घर पे पूरा घमासान। तो उस चीज को, वो एक नेगेटिव चीज है, अगर वो मेडिटेशन में चली जाए तो वो पूरी अपने जीवन को बदल सकती है। तो इस तरह से जो राहु के, अब आप कोई बहुत अच्छा सेल्समैन ले लीजिए, उसका 10th लॉर्ड स्वाति में बैठा होगा, वो ऐसी ऐसी मार्केट में जाके एक्सप्लोर करेगा जो कोई कर ही नहीं सकता। वायु है स्वाति, वायु की कैपेबिलिटी क्या है? कहीं पे भी घुस जाना, इट कैन गो एनीवेयर। सो मैंने सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस में लोगों को उच्च स्तर पे जाते देखता है विद देयर 10th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड इन स्वाति राहु के नक्षत्र में। मैंने बड़े बड़े हीलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नासा के प्रोजेक्ट पे कलेक्टिवली काम करने वाले लोग, उनका जो टॉप बॉस है वो शतभिषा में बैठा होगा, कि उनके नीचे 100 स्टार काम कर रहे हैं। और किस लिए काम कर रहे हैं? रेवोल्यूशन लाने के लिए, हीलिंग लाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। दैट्स व्हाट राहु नक्षत्र इज ऑल अबाउट। तो जो लोग राहु के नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में पैदा होते हैं, इनकी लाइफ भर इसका प्रभाव दिखता है। बिल्कुल दिखता है। जन्म नक्षत्र का जो प्रभाव है वो आपको आपकी लास्ट सांस तक आपके अंदर रहता है, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहु को एक नए पर्सपेक्टिव से आज मैंने भी समझा, एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस ने भी एक नया पक्ष देखा होगा राहु का। और अपनी कुंडलियाँ तो आपने अभी तक खोल ही ली होंगी, कहाँ कौन से हाउस में किस नक्षत्र में बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमने सिर्फ अभी हाउसेस की और बहुत छोटा छोटा तौर पे बात करी है, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड था। तो कोई भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले एक दफ़ा सारी कलेक्टिव रूप से अपनी कुंडली को देखिएगा, बाद में सोचिएगा कि मेरा राहु मुझसे क्या करवा रहा है, या क्या चाहता है, या मैं क्या कर रहा हूँ इसकी वजह से, इस रिजल्ट को पाने के लिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।